हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी का, वो रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपीज। डीपीएसपीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहली चीज़ तो हमें इनके नाम से ही पता लग जाता है दैट दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी। अब इन चार वर्ड्स को अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि जब भी पॉलिसी आप बनाएंगे तो क्या आपको जो है वो डायरेक्शंस जो है वो यूज़ करनी है, क्या प्रिंसिपल्स आपको उसके फॉर्मुलेशन के टाइम पे, उसके इनेक्शन के टाइम पे ध्यान रखने हैं। ओके, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस में आते हैं? हमारे पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51। अब देखिए हमने जो है वो पार्ट वन क्या कहता है हमारा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और इसमें आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 1 टू 4। पार्ट सेकंड कौन सा है? पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप, और इसमें आर्टिकल क्या आता है हमारा? 5 से 11। पार्ट 3 क्या है हमारे पास? फंडामेंटल राइट्स, और इसके आर्टिकल आते हैं 12 से 35। एंड पार्ट 4 इज आवर डीपीएसपीज, that is directive principles of state policy. Okay, so we have borrowed the directive principles from Irish Constitution of 1937, and Dr. B.R. Ambedkar called them as novel features of the Indian Constitution. So, coming to the features of directive principles, they are ideals and constitutional instructions to the state in legislative, executive and administrative matters. ओके, कि ये क्या है? ये आइडियल्स हैं, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टेट को, किसमें? लेजिस्लेटिव मामलों में, एग्जीक्यूटिव मामलों में और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में, है ना। स्टेट इन पार्ट 4 इज सेम एज इन पार्ट 3, कि स्टेट की डेफिनेशन जो है वो जो हमारी पार्ट 3 के अंदर थी वही सेम है। अब पार्ट 3 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन जो है वो क्या है हमारे पास? आर्टिकल 12 हमें क्या कहता है? दैट स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कि जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो उसकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है यूनियन के और स्टेट गवर्नमेंट के, है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसके लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन्स है वो कौन से हो गए हमारे पास? लोकसभा और राज्यसभा। ओके, देन कमिंग टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन इज हमारे पास विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, और हमारे पास एग्जीक्यूटिव स्टेट के कौन से हो जाएंगे? हमारे पास गवर्नर, देन सीएम, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये हमारे पास क्या आ गए? हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। उसके अलावा स्टेट में क्या इंक्लूड होगा? ऑल द लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज, कौन कौन सी? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा जो भी है। ऑल द स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, SAIL, etc. And even a private body or an agency working as an instrument of the state, तो वो भी जो है हमारे कहाँ पे इंक्लूड होगी? आर्टिकल 12, दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर इंक्लूड होगी। ओके, सो हमारे पास जो है स्टेट इन पार्ट 4 इज सेम एज इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमारे जो डीपीएसपीज हैं दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, हमारे डीपीएसपीज जो हैं वो उसी से रिजेंबल करते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि हमने बोरो कहाँ से किए हैं, हमने बोरो किए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बट अगर हम बात करें कि रिजेंबल किसको करते हैं, दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी। वो क्या है? हमारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम है फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। दे एम क्या है? रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द प्रिएम्बल, कि जो हमने
प्रियम्बल के अंदर हमारे जो आइडियल्स हैं क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना, उनको जो है वो रियलाइज करना, उनको फुलफिल करना, इसका ये एम है डीपीएसपीज का। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, कि अगर जो है वो स्टेट डीपीएसपीज को नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए जो है वो कोर्ट में अप्रोच कर सके। ऑल्सो दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। ऑब्वियसली कि अगर कोई भी लॉ बनता है तो कोर्ट को ये हेल्प करता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड है लॉ या नहीं है, येस और नो, ये जो है इसमें हेल्प करता है हमारे पास डीपीएसपीज। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, वैसे जनरली जो है जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। तो एज सच क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी गई है, नो एनी क्लासिफिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन, कि उनका क्या कंटेंट है और क्या उनका मोटो है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। क्या क्या? फर्स्ट इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जो हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट इज सेकंड वन इज आवर गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधीयन के जो आइडियोलॉजी है उसको रेफर करते हैं। एंड थर्ड इज द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये हमारी जो डिवीजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, बट किस टाइप का कंटेंट और किस टाइप का मोटो हमारा, क्या डायरेक्शन इनकी है, उसके बेसिस पे हम इनको जो है वो डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। सो सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल, उसके अंडर है आर्टिकल 38। ओके, हमने बात की है आर्टिकल जो है हमारा डीपीएसपीज का जो आर्टिकल है वो कहाँ से है, 36 टू 51, ये बात हुई है हमारी, है ना। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो है वो क्या कहता है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, दैट इज जस्टिस देना लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस उनको प्रोवाइड करना, ये हमारा आर्टिकल 38 कहता है। ठीक है, एंड मिनिमाइज द इक्वेलिटी इन इक्वेलिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, इनके जो आर्टिकल्स जो हैं हमारे, इसमें जो है कुछ एक अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है वो चेंजेस भी हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 38 जो था हमारा, तो आर्टिकल 38 जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, उसमें इसको रीनंबर किया गया था एज क्लोज 1 और इसका क्लोज 2 जो है वो एड ऑन किया गया था। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल 38 अभी की अगर हम बात करें, टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, दैट इज उनको जस्टिस प्रोवाइड करना। कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना। और इसके लिए जो है वो हमने क्या किया है, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, है ना, कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको भी लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल सके। देन नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो रिच हैं उनको फिर भी लोन दे देते हैं, जो पुअर होते हैं उनको लोन नहीं देते, तो उनका नेशनलाइजेशन किया गया इन 1969। ओके, देन आर्टिकल 39 कहता है टू सिक्योर राइट टू लाइवलीहुड, मतलब जीने के लिए जो मिनिमम एक हमारी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एक डिग्निटी वाली ज़िंदगी जीने के लिए जो मिनिमम एक चीज़ें हमें चाहिए वो हमारा अधिकार है, उसको जो है अधिकार नहीं है तो स्टेट जो है वो अपने जो लॉज बनाएगा तो उसमें वो राइट टू लाइवलीहुड को कंसीडर करे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, है। ये तो जब हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करें तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हमारे कौन से हैं, जो कि हमारे समाज में जो है वो इक्वेलिटी की बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। देन प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारे वेल्थ जनरेट करने के और जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कंसंट्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि मैन या वुमेन जो भी काम करे अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो दे शुड बी पेड इक्वली। देन प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज,
फोर्सिबल अब्यूज़ का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो वो करने की कंडीशन में नहीं है पर उनसे करवाया जा रहा है, तो उस केस में उनकी हेल्थ को जो है वो प्रिजर्व करना, उन वर्कर्स को प्रिजर्व करना, उन बच्चों को अगर हम बात करें कि जैसे कि छोटे बच्चे जो है वो अगर काम कर रहे हैं, एक एज से कम के बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन जो है उनको हमें क्या करना है, इस फोर्सिबल अब्यूज़ के अगेंस्ट जो है उनको प्रिजर्व करना है। देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि उनका जो है वो दे मेंटली एंड फिजिकली वो हेल्दी डेवलप हो, उसके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है। सो ये आ गया हमारा आर्टिकल 39। देन आता है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976, उसमें हमने क्या ऐड किया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, कि न्याय का अधिकार हो गया एक टाइप से, कि न्याय का अधिकार उनको देने के लिए उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 39A के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में हमारे पास आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है हमारे, आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, कि जो हमारा स्टेट है उसको ऐसे लॉज बनाने चाहिए ताकि वो असिस्ट कर सके, पब्लिक को असिस्ट कर सके। ठीक है, किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज में, सिकनेस या डिसेबलमेंट, अगर डिसेबल्ड पर्सन हैं तो उनको जो है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन में उनकी हेल्प कर सके। तो अभी अगर हम बात करें, हमारे पास नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है ना, नरेगा जिसको हम जानते हैं, तो वो क्या है हमारा आर्टिकल 40, हम ये कह सकते हैं आर्टिकल 41 को जो है वो असिस्ट करने के लिए हमारा नरेगा प्रोग्राम बनाया गया। देन कम्स आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 हमारा क्या कहता है, दैट प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, कि सरकार को ऐसे, स्टेट को जो है वो ऐसे लॉज बनाने चाहिए ताकि हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो जस्टिफाइबल हो और ह्यूमन कंडीशंस में जो है वो काम करें और मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है कि स्टेट को ऐसे लॉज या ऐसे एक्ट बनाने चाहिए जो क्या करें, टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, कि ऐसे लॉज बनाएं कि एक लिविंग वेज उनको प्रोवाइड किया जाए, है ना। दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया एक मिनिमम वेज, मिनिमम वेज मतलब कि इस काम के लिए हमें इतना पैसा इनको देना पड़ेगा, अब उस पैसे में जो है वो घर चले, एक डिग्निटी वाली लाइफ वो जी सके या ना जी सके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिविंग वेज का मतलब है कि पैसा इतना कमाए कि वो अपना डेली की रूटीन की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सके, अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन की नीड्स को पूरा कर सके और एक डिग्निटी वाली लाइफ को जो है वो जी सके, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को वो फॉलो कर सके और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सारे वर्कर्स को मिलनी चाहिए। फिर जो है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो हमारा ऐड किया गया आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A कहता है टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि जो वर्कर्स हैं उनको भी जो है वो इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का हक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि सरकार को जो है स्टेट को ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि वहाँ के जो लोग हैं लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो बढ़ा सके, उनकी पब्लिक हेल्थ जो हेल्थ है लोगों की उसको इम्प्रूव कर सके, उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सके। तो इससे रिलेटेड अगर हम प्रोग्राम्स देखें, आर्टिकल 47 से रिलेटेड अगर हम प्रोग्राम्स देखें तो कौन से हैं, इसको आप लोग मत देखिएगा, ये रॉन्ग टाइप हुआ है यहाँ पे, दिस इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो आर्टिकल 47 के अगर हम प्रोग्राम्स देखें तो आर्टिकल 47 जैसे हमारा ICDS प्रोग्राम है ना, या मिड डे मील हो गया, है ना, तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हो गए हमारे, तो ये सब क्या है, टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ओके, सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज द गांधीयन प्रिंसिपल्स। ओके, गांधीयन प्रिंसिपल्स से सब वाकिफ हैं, है ना। तो गांधी
प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास किसकी बात आती है, ऑब्वियसली विलेजेस की, और विलेजेस में भी बात आती है किसकी, विलेज पंचायत की। तो सरकार को जो है, स्टेट को ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि विलेज पंचायत को जो है वो स्ट्रेंथन कर सके। सो विलेज पंचायत विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। आर्टिकल 40 कहता है कि हमारी जो विलेज पंचायत हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको पावर्स और अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट काम कर सके। तो इसके रिलेटेड जो है आपको पता है, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें पंचायती राज को जो है वो फॉर्मल स्टेटस मिला। देन कम्स टू आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है, promote cottage industries on an individual और corporation basis in rural areas। ऑब्वियसली अगर हम जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें और हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज की प्रमोशन की बात ना आए तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आर्टिकल 43 हमारा कहता है कि हम कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें ऑन एन इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज के अंदर जो हमारे घरेलू उद्योग है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को वहीं के वहीं रोजगार मिल सके। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 43 में ही पार्ट बी ऐड किया गया, आर्टिकल 43 बी इन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। इसमें क्या कहा गया, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो हमने बात की थी पहले भी हमारे, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है वो उसकी वॉलंटरी फॉर्मुलेशन हो, देन ऑटोनोमस फंक्शनिंग वो कर सके, उनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो और उनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। तो ये आर्टिकल 43 बी के अंडर है। देन कमिंग टू आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल 43 की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं कि हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है, इस केस में गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जैसे हमारा KVIC है ना, देन जो हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये सब किस लिए है, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 हमने कर लिया। देन कमिंग टू आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देन आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 का जो है वो एक पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है आर्टिकल 47 का। उसमें क्या है, टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसी के साथ ही क्या है, टू प्रोहिबिट द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, की नशा जो है या नशा करने वाली जो चीज़ें हैं अदर देन जो मेडिकल हमारे पर्पज़ के लिए यूज़ हो, है ना, उसके अलावा बाकी जो जितनी भी इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स है या ड्रग्स है उनको प्रोहिबिट करना, है ना। तो अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें, एंड गांधी जी जो है वो बर्थ उनका जो है वो माना जाता है कि गुजरात से है, तो गुजरात के है ड्राई स्टेट है ना, तो वहाँ से हम इसको लिंक कर सकते हैं। देन आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है प्रोहिबिट द स्लॉटर काउज काव्स एंड अदर मिल्च एंड रॉट एनिमल्स के एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, किस जो हमारा स्टेट है उसको स्लॉटर जो है किसका, जो हमारे मिल्च एनिमल्स हैं, काउज हो गया, काफ हो गया या ड्रॉट कैटल्स हो गए, उनका जो स्लॉटर है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए और उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, देन कमिंग टू आवर थर्ड, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल का क्या मतलब होता है, लिबरल मीन्स फ्री, है ना। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी ये बहुत चर्चा में रहा है, सब लोगों को पता होगा इसके बारे में। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की, है ना, सो वी हैव यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड मतलब अगर किसी ने मर्डर किया, है ना, ऑल ओवर कंट्री, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी स्टेट का हो, तो वो क्या होगा, उनके सबके लिए जो है वो क्रिमिनल जो कोड है हमारा वो सेम रहेगा। बट अगर हम बात करें आर्टिकल 44 की, वो बात करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो सिविल कोड इज मोर रिलेटेड टू काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं फैमिली लॉज, है ना, कि मैरिज कैसे होगी उसके रिगार्डिंग जो लॉज हैं, डाइवोर्स कैसे होगा, सक्सेशन या अडॉप्शन कैसे होगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है हमारा आर्टिकल 44।
देन आर्टिकल 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू एज ऑफ 6 इयर्स, है ना। तो जो हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002,